प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक प्रायोरिटी क्यू का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आपने सिंपल क्यू पढ़ लिया है, सर्कुलर क्यू को देख लिया है और डबल एंडेड क्यू को देख लिया है। अब हमारा जो क्यू का अगला टॉपिक है ये प्रायोरिटी क्यू है। और प्रायोरिटी क्यू को हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करते हुए टाइम कंस्ट्रेंट को लेकर के एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसी टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम प्रायोरिटी क्यू को समझाने की कोशिश करेंगे। अब टाइम कंस्ट्रेंट इन द मतलब अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड कैसे कर रहे हैं, इसी के लिए हम टाइम कंस्ट्रेंट को ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक हमारा क्यू है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। एक क्यू है हमारा 0 1 2 3, 4 एलिमेंट रख सकते हैं। तो हम बता दिए आपको कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलेट करते हुए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत समझ रहे हैं, तब मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे प्रायोरिटी क्यू के लिए मैंने सिंपल क्यू की बात कर रहे हैं कि अगर सिंपल क्यू होता तब हम किस तरीके से इसको समझते टाइम कंस्ट्रेंट को। कह रहे हमारे पास कुल 4 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2 एंड P3। 4 प्रोसेस हैं। कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लग रहा है। मान लेते हैं कि इसको लग रहा है 10 मिनट, इसको लग रहा है 15 मिनट, इसको 5 मिनट और इसको 7 मिनट। हमने प्रायोरिटी मतलब इस प्रोसेस की टाइमिंग रख दी कि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम की बात करेंगे। कह रहा है कि जब P0 हमारा है ये 10 मिनट अगर ले रहा है तो P1 को वेट कितना करना पड़ेगा? 15 मिनट तो इसको एग्जीक्यूट करने में लगेंगे और 10 मिनट इसके लिए वेट करेगा। क्यू में तो आ गया है। जैसे आप बैंक में जाएं, बैंक के कैशियर वाले लाइन में अगर हम देखें, जहां पे बैंक अकाउंटेंट बैठा है, अगर एक लाइन लगी है जो उस कैशियर के पहले जो सबसे पहला कैंडिडेट है, मान लीजिए उस क्यू में कुल 4 लोग खड़े हैं, इसको अपना काम कराने में 10 मिनट लग रहा है और इसको अपना काम कराने में 15 मिनट लग रहा है। तो ये कितना मिनट तक वेट करेगा अपने काम को पूरा कराने में? 15 मिनट तो अपने काम का और 10 मिनट इनके लिए वेट करेगा वो। उसी तरीके से इसको 5 मिनट केवल लग रहा है काम करने में अपना, लेकिन ये वेट कितना करेगा? 30 मिनट, क्योंकि 10 मिनट इसका, 15 मिनट इसका, 5 मिनट अपने काम के लिए। तो कह रहा है इसको वेट कितना करना पड़ा? 30 मिनट वेट करना पड़ा अपने काम को पूरा करने के लिए। जिसका काम 5 मिनट में हो रहा था वो 30 मिनट तक वेट कर रहा है। तो कह रहा है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? P0 10 मिनट में, P1 को कितना वेट करना पड़ेगा? 25 मिनट, P2 को कितना वेट करना पड़ेगा? 30 मिनट। समझ पा रहे हैं आप? 10 15 25 5 30। आप P3 को 37 मिनट, P3 को 37 मिनट टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। तो कह रहा एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? तो 10 25 35 35 प्लस 30 65 और ये होगा 102 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 102 डिवाइडेड बाई 4 जो वैल्यू आएगी वही एवरेज वेटिंग टाइम होगा कि हर प्रोसेस को इतना एवरेज वेटिंग टाइम वेट करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू होगी? 25.0। इतना मिनट एक प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा।
ओके, लगभग 25 मिनट एक प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, जो एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है। कह रहे हैं अगर हम इसी क्यू को कुछ इस तरह कर दिए होते कि जो P2 है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो कह रहा है वो तरीका कैसे होगा। कह रहे हैं यहां पर आते हैं, फाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट मैं बता रहा हूं, इसी से प्रायोरिटी क्यू की क्लियरिटी बनेगी। कह रहा है ये जब हम सिंपल क्यू के कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे तो 25.05 वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कह रहा है, जिसका सबसे मिनिमम टाइम था उसको अगर मैं पहले एग्जीक्यूट किया होगा, यानी कौन, P2, उसके बाद P3, उसके बाद P0, उसके बाद P1, तो इसका टाइम कितना है 5 मिनट, इसका 7 मिनट, इसका 10 मिनट, इसका 15 मिनट। अब कह रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। अब देखिए P2 को 5 मिनट में एग्जीक्यूट होगा, P3 12 मिनट में काम करके निकल जाएगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा 5 प्लस 7 5 12 प्लस 12 10 22 प्लस 15 37। इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 5 12 17 39 और 30 76 अप्रॉक्सीमेट, मतलब 17 39 60 76 by 4 कितना आया 19 मिनट हो गया एवरेज वेटिंग टाइम। यानी जो हम सिंपल क्यू लेकर आ रहे थे तो 25 मिनट चल रहा था, और उसके बाद जब मैंने प्रायोरिटी क्यू पे काम शुरू किया उनके टाइम के हिसाब से, तब टाइमिंग 19 हो गया। कहा यानी इस सिंपल क्यू पे अगर टाइम कंस्टेंट लगा दिया जाए और उस टाइम के हिसाब से हम उनको एग्जीक्यूट करें तो हमारी टाइम मिनिमाइज हो जाएगी। और अभी तक सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू और डबल एंडेड क्यू ने मेमोरी के रिस्पेक्ट में बात किया था, लेकिन ये प्रायोरिटी क्यू क्या था, हम टाइम के कंस्टेंट में बात करेंगे। और इसने ये बताया और कहा कि अगर इसके टर्म में हम काम करें तो शायद प्रायोरिटी क्यू बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात फिर आई कि तब तो हमारा जो क्यू की प्रॉपर्टी है फीफो प्रिंसिपल कि सबसे पहले फर्स्ट को हटना चाहिए, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। तब उसी के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद ली है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो शायद कॉन्सेप्ट कुछ बना होगा आपको, जिस पे डिस्कस अब हम करेंगे आपसे। फाइन, अब एक हमने प्रोसेस को ही लिया है, जैसे मान लीजिए ये P0 है, P1 है, P2 है, P3 है एंड P4। अब कह रहे कि है क्या, प्रोसेस को पहले डिफाइन करिए, क्योंकि हम प्रोसेस को ही लेकर आ रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में इस प्रायोरिटी क्यू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहा प्रोसेस मतलब प्रोसेस इज डिफाइंड एज हुज एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड बट नॉट येट टू बी कंप्लीटेड। हम प्रोसेस को क्या कर, जब आपसे कोई बोलता है कि ये काम हो गया कि नहीं, तो आप कहते हैं प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं है। यानी प्रोसेस वो है जिसका एग्जीक्यूशन, जिसकी प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो इस डिफिनीशन में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसी के थ्रू हम इस प्रायोरिटी क्यू को समझाने की बात करेंगे। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका काम इतना है कि मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है और जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि इस प्रोसेस की स्थिति क्या है, कहां पर है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वेटिंग में है कि एग्जीक्यूशन हो चुका है।
इस सब की इंफॉर्मेशन, यहाँ डिफिनेशन में मैंने लिखा है कि पीसीबी आर रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ पीसीबी मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोसेस। अब पीसीबी को हमने बताया है कि पीसीबी है क्या, पीसीबी क्या है, पीसीबी आर रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या है, हर प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है। अब कह रहा है इसमें क्या क्या है इस पीसीबी में, तो कह रहा है प्रोग्राम स्टेटस, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम पॉइंटर, प्रोग्राम नंबर, प्रोग्राम आईडी और पीसीबी P1 P2 एंड P4। ठीक है, यहाँ P0 ले लीजिए P0, क्योंकि P0 से मैंने स्टार्ट किया। तो अब इसमें थोड़ा सा और इसको अब जितने बात है इनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अब हमारा एक क्यू है बैच क्यू, एक रेडी क्यू, एक सीपीयू, क्योंकि सीपीयू हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो पीसीबी, अब प्रोसेस क्या होगा, एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। तो कह रहा है एक प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम आईडी, उस प्रोग्राम नंबर की एक यूनिक आईडी होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूजर जाते हैं सिस्टम पे, तो प्रोग्राम आईडी में प्रोग्राम नंबर में भी इक्वल, लेकिन प्रोग्राम आईडी क्या होगा, यूनिक नंबर होगा, जिससे आईडी से हमें पता चल जाएगा कि ये मेरे प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो प्रोग्राम नंबर के बाद प्रोग्राम आईडी को बताया गया है कि ये नंबर एक हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम आईडी इज अ प्राइमरी की, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि एक प्रोग्राम में 5 प्रोसेस हैं जिनको ये रखा गया है, इनके इंफॉर्मेशन कौन बताएगा, ये पीसीबी बताएगा, ये मेन मेमोरी में हमारे प्रोसेस स्टोर हैं, यहीं से इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने सिंपल क्यू, यानी जिसको बैच क्यू के नाम से जाना गया, बैच क्यू या sometimes known as a न्यू, बैच क्यू क्या है, सिंपल क्यू है। इस सिंपल क्यू में मैंने प्रोसेस रख दिया और FIFO प्रिंसिपल पे रखा है कि सबसे पहले ये हमारे हैं। अब ये रखने के बाद अब इनका इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये देगा। अब प्रोग्राम स्टेटस क्या करता है, उस प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ प्रोसेस है, कितने 5 प्रोसेस हैं, इन स्टेटस क्या बताता है कि कौन सा प्रोसेस कहां है, कि बैच क्यू में है, कि रेडी क्यू में है, दिस इज अ रेडी क्यू, ये सीपीयू में है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कि वेटिंग टाइम में है, ये सब की स्थिति कौन बताता है, प्रोग्राम स्टेटस बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ठीक है आया तो ये, अब कह रहा है कि सिंपल क्यू में आ गया, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस निकलना चाहिए, P0 को निकलना चाहिए। अब यहां से मैंने क्या किया, इसकी प्रक्रिया पूरी हुई पीसीबी में, एक एक प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी हो रही है, P0 के प्रोसेस ने कंट्रोल कर लिया, पीसीबी में इंफॉर्मेशन मेंटेन कर दिया कि P0 को रेडी क्यू में जाना है, इसने अपने काम को किया। अब ये रेडी क्यू में आएगा, कौन आया, P0। उसके बाद P1 की प्रक्रिया पूरी करेगा पीसीबी, तो P1 यहां आएगा, फाइन, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा और फिर P4 आएगा, फाइन, P4 आएगा। अब हमको यहां जाना, सीपीयू में एग्जीक्यूट करना, इन सब का डिटेलिंग किसके पास है, पीसीबी के पास है। तो इन प्रोसेस की जरा टाइमिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रायोरिटी क्यू की बात करने जा रहे हैं। अब प्रायोरिटी क्यू की बात करेंगे तो कह रहे हैं ये 10 मिनट ले सकता है, ये 15 मिनट लेगा, ये 5 मिनट लेगा, ये भी 5 मिनट में आएगा और ये लेगा 8 मिनट। ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस था एज इट इज रखा है। अब उनकी प्रायोरिटी मैंने तय कर दी, यहाँ पर कितने टाइम लगेंगे। अब ये भी क्या है हमारा, ये भी सिंपल क्यू की ही तरह काम कर रहा है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी इस पे। ये सिंपल क्यू भी हो सकता है और प्रायोरिटी क्यू भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सिंपल क्यू ही रहेगा। ये दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको सिंपल क्यू रखूं या प्रायोरिटी क्यू रखूं। लेकिन अब देखने की बात यह है कि डेटा निकलता कैसे है, ये प्रोसेस निकलेंगे कैसे।
अब इन दोनों की बात आ गई। अब यहां मैंने शेड्यूलर एक नाम रखा है। शेड्यूलर क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को शिफ्ट करता है। फाइन, एक जगह से दूसरे जगह डेटा का जो शिफ्टिंग का काम है ये शेड्यूलर करता है। तो अब दो तरीके के शेड्यूलर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और दूसरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और दूसरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यहां पे जब सिंपल क्यू से रेडी क्यू में डेटा जाता है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज होता है। जब रेडी क्यू से सीपीयू में डेटा जाता है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होता है। कह रहे हैं हमें तो प्रक्रिया पूरी करनी है, पीसीबी के एक एक इंफॉर्मेशन को बता के तब हम रेडी क्यू में जा रहे हैं, तो हमको यहां से यहां जाने में टाइमिंग लग रही है, तब मैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज कर रहा हूं कि आराम से मैं यहां से यहां जाऊंगा। लेकिन इसको तो बोल रहा रेडी है, तुरंत इसको भेजो सीपीयू को में एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये भी हमने सिंपल क्यू की तरह यूज किया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगने जा रहा है। तो सीपीयू हमने एज ए प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन प्रायोरिटी क्यू पे है, तो हमने टाइम सीपीयू की मदद से डिसाइड कर लिया कि इस प्रोसेस को इतना टाइम लगेगा। तो ये निकला तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन अब ये रेडी है जाने के लिए, क्योंकि यहां से पूरी प्रक्रिया पीसीबी ने पूरी कर दी है। अब मैंने टाइमिंग बता दी है, क्योंकि ये पीसीबी पार्ट किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो उसको सब पता है कि एक प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा। अब कह रहा है ये सिंपल क्यू, तो हम जाएंगे तो फीफो प्रिंसिपल पे ही, लेकिन तब इसका मतलब क्या जो आपने टाइमिंग लिख दिया। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है, स्टेटस पता कि वो पूरे प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को बताएगा कि कौन सा प्रोसेस कहां है, कि बैच क्यू में है, कि रेडी क्यू में है, कि सीपीयू में है एंड सो ऑन। अब प्रोग्राम काउंटर क्या कहेगा कि P0 के बाद कौन, काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट देता है ना कि P0 के बाद P1, P1 के बाद P2, P2 के बाद P3। ठीक, तो ये काउंटर काम करेगा। प्रोग्राम पॉइंटर क्या करेगा, P0 के बाद P1 तो पॉइंट काउंटर ने बता दिया, लेकिन P1 का एड्रेस कहां है वो कौन बताएगा, पॉइंटर बताएगा। यानी पॉइंटर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये पॉइंटर क्या बताएगा कि P0 के बाद P1 प्रोग्राम काउंटर ने बता दिया, लेकिन P1 का एड्रेस किसके पास है, वो प्रोग्राम पॉइंटर बताएगा। तो ये बता देगा कि P1 यहां पर है। उसके बाद प्रोग्राम नंबर, प्रोग्राम आईडी मैंने बता ही दिया है कि प्रोग्राम नंबर कॉमन हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम आईडी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। और ये जो पीसीबी है ना, हर प्रोसेस का इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जो हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक हम हमारा अब कह रहे हैं प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, तभी तो ये रेडी क्यू में आया है। हम बता रहे हैं रेडी क्यू सिंपल क्यू भी हो सकता है या प्रायोरिटी क्यू भी हो सकता है, लेकिन मैंने एज ए सिंपल क्यू लिया है और यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इनकी टाइमिंग को बता दिया है कि हर प्रोसेस कितना टाइम लेने जा रहा है। अब अगर आप यहां देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, P2, उसके बाद P3। अब आप देखें P2 P3 का टाइम इक्वल है, तो इन दोनों में किसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, P2 को, क्योंकि इस क्यू में सबसे पहले P2 आया था। लेकिन निकलेगा कैसे, इसी के अकॉर्डिंग, फीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने सिंपल क्यू लिया है। अब P0 निकला, सीपीयू में गया, कौन ले गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ले गया। हमने बताया है कि एक स्थान से दूसरे जगह जो प्रोसेस जा रहा है उनको शेड्यूलर ले जा रहा है। यहां से यहां जाने में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि बैच क्यू से रेडी क्यू में कौन ले गया, लॉन्ग टर्म, रेडी क्यू से सीपीयू में कौन ले गया, शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये तो तैयार है जाने को, लेकिन ये तो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है, बता रहा है कि मैं प्रोसेस इतना टाइम लगने वाला है, तभी तो ये टाइमिंग मैंने यहां रखा।
ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया कि इनको ये टाइम लगने वाला है, हमने टाइम बता दिया। अब उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये सिंपल क्यू निकलेगा, ये P0 निकला, P0 आया। CPU ऑपरेटिंग सिस्टम पता है कि इनके बाद ये भी सबको है, तो टाइम चेक करेगा, कहेगा कि नहीं तुम भी आओ, तो इनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन एट वंस ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड, एक समय में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये भी आने को कहेगा, क्योंकि ये भी जल्दी से निकलेगा, तो देखेगा ये 15 आ गया P1, तो दोनों में टाइम को कंपेयर करेगा, तो कहेगा P1 15 मिनट लेगा, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा और इसको वेटिंग स्टेट में डाल देगा। फिर P2 आएगा, P2 को देखेगा, यहां पर P2 से कंपेयर, तीनों कंपेयर करेंगे, तो ये तो देख रहा है कि मैं इससे छोटा हूं, तो इनको वेटिंग स्टेट में रखेगा। फिर P0 P2 से कंपेयर करेगा, कहेगा ओहो ये तो 5 मिनट लेने वाला है, फिर क्या करेगा CPU इनको भी वेटिंग स्टेट में डाल देगा और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और ये दोनों कहां चले गए, वेटिंग स्टेट में है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। उसके बाद P3 आएगा, P3 भी यहां पर आएगा और दोनों में कंपैरिजन होगा, कहेगा दोनों के टाइमिंग इक्वल है, लेकिन क्यू में सबसे पहले कौन आया था, P2 आया था, तो P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो और इसको भी वेटिंग स्टेट में डाल दो। अब आएगा P4 भी आएगा और जो एग्जीक्यूट होता रहेगा वो सबसे कंपैरिजन करेगा, तो कहेगा P4 भी 8 मिनट लेने वाले हैं, इनको भी वेटिंग स्टेट में डालो। और जब P2 कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद ये तो खत्म, ये तो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये सब आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो कहेगा P3 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो P0 के बाद P2 के बाद P3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कहेगा P4 एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग सबसे मिनिमम इन तीनों में इसकी है। फिर आएगा P0 एग्जीक्यूट होगा, देन P1 एग्जीक्यूट होगा। यानी जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि एक समय में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब बात थोड़ा सा करते हैं, इसकी स्पीड इतनी तेज थी, ये जो प्रोसेस थे डेटा बहुत तेजी से CPU को दे रहा है, CPU और इसकी स्पीड, और ये डेटा उठा कहां से रहा, मेन मेमोरी से। CPU डेटा फेच कहां से कर रहा है, मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी, क्योंकि यहां तो एड्रेस है, ये डेटा उठाया यहां से, ठीक है, CPU डेटा मांग रहा है और मेन मेमोरी दे रहा है, ये डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहा है कि P0 आ गया, P1 आ गया, P2 P3 एंड सो ऑन, ये आते जा रहा है, एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो कह रहा है एक प्रायोरिटी क्यू को एग्जीक्यूट होने में मिनिमम कितना टाइम लग सकता है। एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मिनिमम कितने क्यू की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए। एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने में मिनिमम 2 हमें क्यू की रिक्वायरमेंट होगी। वन इज अ बैच क्यू एंड सेकंड इज अ रेडी क्यू। फाइन, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख पाए। अब क्या हुआ, ये डेटा मांग रहा है मेन मेमोरी बहुत तेजी से, इतना तेजी से CPU डेटा मेमोरी से मांग रहा है कि दोनों के स्पीड में मिसमैचिंग हो रही है, क्योंकि इसके पास सब पहुंच रहा है CPU के पास, CPU मेन मेमोरी से डेटा मांग रहा है, मेन मेमोरी दे नहीं पा रहा है, तो इसकी और इसकी स्पीड मिसमैच हो रही है, क्योंकि CPU काम बहुत तेज कर रहा है, कह रहा जल्दी से डेटा दो, और वो डेटा आ कहां से रहा है, तो एड्रेस है, डेटा तो मेन मेमोरी में है, ये सब है कहां पर, मेन मेमोरी में। तो P1 आएगा तो CPU डेटा की डिमांड करेगा, ठीक है। P0 आया, CPU मेन मेमोरी से प्रोसेस के डेटा को मांगेगा एंड सो ऑन। ये डेटा बहुत तेज मांग रहा है, ये डेटा दे नहीं पा रहा, तो दोनों की स्पीड में मिसमैचिंग हो रही है, मेन मेमोरी दे नहीं पा रहा। तब क्या हो रहा है, यहां पे एक कैश यूज किया जा रहा है, कैश मेमोरी। मेन मेमोरी कह रहा है मैं डेटा कैश में रख दे रहा हूं, जो भी तुमको डेटा देना होगा वो कैश से लो, कैश तुमको देगा इमीडिएट फ्रीक्वेंटली।
और उसके बाद मेन मेमोरी डेटा इसको देगा, फिर ये डेटा यहाँ से कैश का नाम सुने होंगे, कैश मेमोरी यही करता है। जब मेन मेमोरी और सीपीयू की स्पीड मिसमैच होती है तब हम कैश को एस्टेब्लिश करते हैं और कैश मेमोरी डेटा फ्रीक्वेंटली इसको देने लगता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी मिनिमम क्यू आर नीडेड टू इंप्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यू 2, मिनिमम क्यू की रिक्वायरमेंट 2, क्या यहाँ भी क्यू एस्टेब्लिश हो सकता है? भाई रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डेटा बहुत तेजी से भेज दिया, यहां भी लाइन लग गई तो यहां भी हम एक क्यू को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम, क्योंकि डेटा की मिसमैचिंग हो रही, डेटा हमको मेन मेमोरी दे नहीं पाया, फिर कैश लगाया तो यहाँ वेटिंग हो गई, तो वेटिंग को रखने के लिए हमको एक और क्यू की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तब मैं कहता हूं कि एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम 2 क्यू की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैक्सिमम देख सकते हैं। फाइन, तो ये है हमारा प्रायोरिटी क्यू जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया और शायद आपको समझ में आया होगा जरूर। और ये जरूर जानिएगा ये सिंपल क्यू भी हो सकता है और प्रायोरिटी क्यू भी हो सकता है। मैंने सिंपल क्यू ही लिया है और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू फीफो प्रिंसिपल पे निकाली है और उनको एग्जीक्यूट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको एक बार देखिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।